चलिए, पहले लेक्चर में हमने आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि यूपीएससी के सिलेबस में इंडियन सोसाइटी से कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं। दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि भारतीय समाज की स्थिति क्या है। जब समाज का वर्गीकरण किया जाता है तो उस समाज के वर्गीकरण में भारतीय समाज का स्थिति कहाँ, मतलब भारतीय समाज स्थित कहाँ पे होता है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे संयुक्त परिवार के बारे में, ठीक है ना, संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार ये सब्जेक्ट जितना एकेडमिक्स या जितना एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपके व्यवहार के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को जब लास्ट में पहुंचेंगे, जब पूरा पढ़ाने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि तो पढ़ाने की तो बात अलग है, लेकिन इसका ज़िंदगी, रियल ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारतीय समाज में परिवार का जो महत्व है वो संयुक्त परिवार ज़्यादा है। संयुक्त परिवार का मतलब जब भी बात ही करेंगे, आप भी, मुझे लगता है जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार से ही आए होंगे। ये चीज़, और इसको इसलिए पढ़ाना भी आसान होता है। संयुक्त परिवार में कई तरह की समस्याएं आती हैं। संयुक्त परिवार में आप देखेंगे कि एक जो खूबसूरती होती है, और जो वही संयुक्त परिवार जब एकल परिवार में बदलता है तो लोग उसका कितना विरोध भी करते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो इसमें आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर संयुक्त परिवार ब्रेक क्यों होता है, संयुक्त परिवार को बर्बाद करने में या संयुक्त परिवार को तोड़ने में कमियाँ कहाँ कहाँ पे आती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से संयुक्त परिवार आपका जो है बिखरने लगता है। तो इस तरह कई मुद्दे आपको डिस्कस करेंगे। इसका इम्पोर्टेंस भी आपको इस पर समझ में आ जाएगा कि संयुक्त परिवार का इम्पोर्टेंस क्या है ना, कि इसमें क्या ज़रूरी है संयुक्त परिवार होना, क्या है कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके पक्ष विपक्ष हम दोनों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हम मेंस का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। मेंस सिलेबस में ही ये है कि हम आपको ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ बताएंगे, हम आपको उसके फ़ायदे भी बताएंगे, उसको नुकसान भी बताएंगे, हम आपको एनालिसिस कराएंगे। हाँ, कंक्लूज़न आपका होगा, आप कंक्लूज़न आप अपने हिसाब से निकालिएगा, लेकिन मेरा काम है आपके दिमाग में एक थॉट देना, एक विचार देना, और उस विचार के अनुसार आप इस पर सोचेंगे कि क्या, कितने तक ये सही है, कहाँ तक ये सही है, कितना ये फ़ायदेमंद है समाज के लिए। तो इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है, मतलब क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि संयुक्त परिवार की जब भी बात आप सोचिएगा तो इसका जो डेफिनेशन है कि परिवार की वह अवस्था जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं तथा उनकी अपनी एक साझी रसोई हो, साझी संपत्ति हो, और साझी धार्मिक व्यवस्था हो। ये चीज़ जो है, अब इस पीढ़ी में आपको देख लीजिए, जैसे हमारे ग्रैंडफादर आ गए, फादर आ गए, आप आ गए, आपका लड़का, आपका मतलब आपके जो बच्चे होंगे वो आ गए, और ऐसे। अब क्या होता है संयुक्त परिवार में, अब जैसे मैंने 4 पीढ़ी आपको दिखा दी, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन संभावना कम है। ऐसे जल्दी आपको मिलेगा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पीढ़ियाँ रहती हैं एक साथ, है ना। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा संयुक्त परिवार का मतलब क्या है ना। अभी आप वैसे भी नॉर्मल परिभाषा सोच रहे होंगे, एक व्यवहारिक रूप सोच रहे होंगे। अब मैं आपको एक जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया कि हाँ, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली अब हम आपको इसमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। एक बड़ा परिवार होता है, आप भी देखे होंगे, जब कभी आप बचपन में रहे होंगे तो परिवार आपका संयुक्त ही रहा होगा। हो सकता है अभी भी संयुक्त हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका संयुक्त परिवार ना हो। तो जब संयुक्त परिवार होता है उसमें, और जब आप अगर आज संयुक्त परिवार में नहीं हैं, तो दोनों में आप अंतर पा रहे होंगे कि उसके कुछ फ़ायदे थे, उसके कुछ नुकसान भी थे, है ना। तो इसके बारे में हम आप जो है अब डिस्कस करेंगे कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में ये विशेषताएं आपको सब पता होंगे, ऐसा नहीं पता नहीं होंगी, ये विशेषताएं पता होंगी। बस मैं एक जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे दे रहा हूँ आपको। जैसे पहली विशेषता क्या है, कि परिवार का वृहद आकार,
वृहद आकार। ये तो कॉमन सी बात है कि परिवार है अगर बड़ा है, बड़ा क्यों होगा? जब 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहेंगी तो परिवार बड़ा ही होगा, सदस्य बड़े होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि साझी संपत्ति होगी, साझी संपत्ति होगी, बताया ही मैंने आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? साझी संपत्ति, साझी संपत्ति के बाद साझी रसोई, साझी रसोई, ठीक है। वृहद आकार, साझी संपत्ति, साझी रसोई। और आपका एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सदस्यों के मध्य जो होता है ये भावनात्मक लगाव अधिक होता है ना, भावनात्मक लगाव, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? भावनात्मक लगाव के बाद क्या आता है इसमें? पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ठीक है ना, पितृसत्तात्मक। और उसके बाद एक आता है आपका कि बच्चों का, संतानों का लालन पालन सरल, संतानों का लालन पालन सरल, ठीक। ये इसकी विशेषता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि अगर कहें कि संयुक्त परिवार की ये खूबसूरती है या इसकी एक विशेषता है, अगर कभी आप संयुक्त परिवार में रहे होंगे या कोई आपके जानकारी में कोई रहा होगा संयुक्त परिवार में, तो उसके लिए यही एक समस्या भी बनी होगी। यही एक जो मैंने आपको विशेषता बताई है, ये विशेषता ही उसके लिए समस्या बनी होगी कि मतलब परिवार बड़ा है, कुछ काम करना चाह रहा, नहीं कर पा रहा, साझी संपत्ति है, उसका अपना कुछ पर्सनल नहीं है, साझी रसोई है, रसोई मतलब एक ही है, उसके लिए वो समस्या बन गई होगी, है ना। अब उसके बाद हम आपको बता दें कमियां इसकी क्या क्या है। ये तो विशेषताएं मैंने आपको बता दिया, विशेषताओं के साथ साथ आप देखिए थोड़ा सा कमियां क्या क्या हैं, है ना। कमियां क्या क्या हैं? कमियों में आप देखिए कि व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व के विकास में बाधक, विकास में बाधक, ठीक है ना। व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि निजता का संकट होता है। निजता का संकट मतलब कि अपना प्राइवेट कुछ नहीं होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब चीज़ें साझी दिख रही हैं इसमें आपका प्राइवेट क्या होगा, है ना। मतलब क्या कि निजता का संकट, निजता का संकट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक आता है कि मुखिया की तानाशाही, जो मेन आदमी होता है उसमें, कि मुखिया की तानाशाही, मुखिया की तानाशाही, जो मेन व्यक्ति होता है उसकी जो है तानाशाही चलती है। और क्या होता है? संपत्ति संबंधित विवाद ज़्यादा होते हैं। संपत्ति संबंधित विवाद ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद एक क्या है कि कई ऐसे कारण होते हैं जिनके कारणों से क्या होता है, तनावपूर्ण स्थिति होती है। तनावपूर्ण स्थिति होती है, कई कारण हो सकते हैं। आप अगर रहे होंगे, देखे होंगे कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, कुछ लोग ढूंढते रहते हैं कि इसकी कमियां बता दे, कहाँ बता दे, कैसे बता दें। तो क्या होता है इससे ना कि स्थिति जो है तनावपूर्ण रहती है। और क्या होता है, एक सबसे जो मेन फैक्टर है वो क्या है कि स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति, स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति, ठीक है। स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि जो विशेषता है और ये जो कमियां हैं, कभी भी आपको संयुक्त परिवार में एनालिसिस करना हो कि संयुक्त परिवार बिखरता क्यों है, संयुक्त परिवार बिखरता क्यों है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आप कोई न कोई कारण देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। या तो
बड़े परिवार के नाते लोगों को समस्या पैदा होती होगी, या तो साझी संपत्ति है उसकी वजह से लोगों को समस्या पैदा होती होगी कि वो सोच रहे होंगे कि संपत्ति हमारे नाम की नहीं है या संपत्ति हमारी नहीं है, इस वजह से वो परेशान होते होंगे। या तो साझी रसोई नहीं होती, साझी रसोई है उसकी वजह से समस्या आती होगी कि पता चला कि 2 ही लोग खाना बना रहे हैं, बाकी नहीं बना रहे हैं। भाई साझी रसोई मतलब कम है रसोई, ये एक ही है। अब पता चला उसमें जो है 2 लोग बना रहे हैं, बाकी लोग, परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा है, संपत्ति साझी है, रसोई साझी है ना, ये समस्या हो सकती है। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भावनात्मक लगाव होता है, कि मतलब एक दूसरे से लोग जो हैं जुड़े होते हैं इमोशनल रूप से। ये है पितृसत्तात्मक। यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक है कि मतलब कि पिता जो है सभी परिवार को कंट्रोल करते हैं, है ना। ये जो पितृसत्तात्मक आप देख रहे हैं वही आप देखिए यहाँ पर आपका मुखिया का तानाशाही रूप में दिखाया गया है। जो पितृसत्तात्मक भाई यही तो कंट्रोल कर रहे हैं। और आपको पता है ये बड़ा परिवार तभी चल सकता है जब तक एक ने कोई कंट्रोलर अच्छा हो, और कंट्रोल अगर अच्छा है तो उसी को हम तानाशाही को रूप दे देंगे कि मतलब एक वो तरफ वो कंट्रोल अच्छा कर रहे हैं तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक तरफ आपको वही अपोजिट दिखेगा कि तो तानाशाही कर रहे हैं, है ना। अब हाँ, ये एक चीज़ ये भी है कि संतानों का लालन पालन यहाँ पे सरल हो जाता है संयुक्त परिवार में, कि कोई बच्चा पैदा हुआ छोटा है, मतलब कि कोई भी लेकर के उसको ध्यान दे ले रहा है, कोई भी उसको देख रेख कर ले रहा है, भावनात्मक लगाव होती ही है तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है, वो चीज़ सरल होती है। अब इधर देखिए तनावपूर्ण स्थिति रहती है, इधर देखिए संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं, जो संपत्ति साझी थी यहाँ पर वही विवाद हो रहा है इस पर, ठीक ना। और उसी पे आप देखिए कि स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो है बस ये घर का काम ही करती रह जाती हैं, उनके पास और कुछ और मौका नहीं मिलता है ना। और आप देखेंगे भी इसके और भी कई कारण हैं जो कि व्यवहारिक रूप में हैं, है ना, लेकिन उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बस इतना जानिए कि इतनी सारी चीज़ों में कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या है। मुझको एक डायरेक्शन में लेके चलना है सब्जेक्ट को, सिलेबस को। आपको थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। तो फिर उसके बाद आता है कि संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन लाने वाले कारक। अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं कि विशेषता क्या है, कमियां क्या है, तो इसके कुछ कारक भी होते हैं। भाई आप एक चीज़ देखिए ना कि आप नोटिस किए होंगे कि संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे क्या है कि एकल परिवार बदल रहा है। एकल परिवार का मतलब कि परिवार में बस केवल लोग ये चाहते हैं कि मैं रहूं, मेरे बच्चे रहें, बाकी और कोई ना रहे, है ना। परिवार की ये स्थिति है। और आजकल ये ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। शहरों में तो ये तो आम बात हो गई है कि ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ग्रामीण में भी अब ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा, इसका ऐसा भी कारण है ना कि जब परिवार आपका बदल रहा है, ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप वैश्वीकरण की बात देखिए। संपत्ति की कमी है, धन की कमी है, संसाधन की कमी है, और परिवार बड़ा है, तो सीधी सी बात है इसका मतलब ये है कि भाई धन का अर्जन करने वाले या कमाने वाले जो लोग हैं वो कम लोग हैं, इसीलिए तो परिवार बड़ा है और संपत्ति साझी है, वरना सबका पर्सनल संपत्ति न होती, है ना। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो सीधी सी बात है कि जो वर्क करेगा, जो कमाएगा, वो सबको अजीब समझेगा कि ये जो है बोझ बने पड़े हैं। और उस बोझ समझने की वजह से क्या होता है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। ये जो मैंने आपको कमियां दिखाया, इस कमियों की वजह से विवाद पैदा होते रहेंगे, और जब विवाद पैदा होते रहेंगे तो ये आपका जो संयुक्त परिवार है, ये जो संयुक्त परिवार आपका है ये बदलने लगेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन लाने वाले कारक। संरचना में परिवर्तन लाने वाले कारक, ये कारक कौन कौन से हैं ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो सबसे पहला कारक क्या है? सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी मूल्यों की प्रधानता। मैंने आपको बताया नहीं कि बड़ा सा परिवार है, अगर बड़ा सा परिवार है तो आप एक चीज़ देखेंगे कि उसी में कुछ लोग होंगे बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, कुछ लोग होंगे बस खाली अपना जो है इधर उधर टाइम पास इधर उधर कर रहे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो जो एक व्यक्ति होता है ना, उसकी जो है प्रधानता बढ़ जाती है। जो ज़्यादा वर्क कर रहा है, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब
प्रधान है वो एक व्यक्ति, तो उसको भी ये लगने लगता है कि भाई मैं वाकई में मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मेरी भूमिका कुछ ज़्यादा है। और जब उसकी भूमिका वो ज़्यादा नज़र आती है तो फिर क्या होता है कि व्यक्तिवादी मूल्यों की प्रधानता। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवादी मूल्यों की प्रधानता। ठीक है, व्यक्तिवादी मूल्यों की प्रधानता होती है। और उसमें क्या है कि एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, रोजगार के कारण होता है ऐसा। रोजगार, अब पता चला कि रोजगार भाई काम करने के लिए लोग जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एक बाहर जाएगा तो दूसरा भी सोचेगा कि भाई वो निकल गए अपना लेकर परिवार लेकर के, अकेले तो कोई जाता नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं ना। इसका सबसे बड़ा आप देखेंगे इफेक्ट क्या है कि वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन जिसको आप भूमंडलीकरण बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट डालता है वो। ठीक है ना। रोजगार, उसमें एक चीज़ आता है आधुनिक जीवन शैली, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावी है। आधुनिक जीवन शैली है ना, आधुनिक जीवन शैली। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक है कि महंगी आर्थिक व्यवस्था कारण संतानों के लालन पालन में कमी। महंगाई, सीधी सी बात बोल दीजिए कि महंगाई है ना। और एक एक चीज़ है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की स्थिति में सुधार का मतलब सिंपल सा ये है कि महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है, कि महिलाओं को जानकारी बढ़ी है, महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में चीज़ों की जागरूकता बढ़ी है। इससे क्या हुआ कि वो अपने अधिकार के लिए अब बोलती हैं। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई डांट दिया तो चुप रहती थी, लेकिन अब नहीं चुप रहती। पहले क्या होता था, पहले एक बार जो समझा दिए, गलत भी समझा दिए, मान लेते थे, है ना, कि चलो ठीक है जो भी है सही है, परिवार है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप ज़बरदस्ती गलत चीज़ तो नहीं समझा सकते हैं, है ना, कि कुछ भी आप समझा दिए, कुछ भी डांट दिए, वो अपना जो रसोई में काम कर रही है, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई भी समय हो, लेबर की तरह काम। लेकिन अब ऐसा नहीं संभव है। अब उनको पता है कि हमको किसके लिए खाना बनाना है, हमको क्यों बनाना है, हमको क्यों कोई काम करना है। अब तो लोग रोजगार में भी जा रहे हैं। महिलाओं की स्थिति सही होने का मतलब यही हुआ ना, वो काम भी कर रही हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि संयुक्त परिवार में भी प्रभावी हैं। एक आपका और देखिए, परिवार के नवीन वैकल्पिक संस्थाओं की उपस्थिति, ये तो और भी ज़्यादा प्रभावी है। जो नए नए संस्थाएं आ रही हैं वो और ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं परिवार को लेकर के, है ना। तो इसमें भी संयुक्त परिवार का जो है परिवर्तन होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है। एक आपका और ध्यान रखिएगा, नए प्रकार के परिवारों की उपस्थिति, वही वाला है कि एकल अभिभावक परिवार कि मतलब कि लोग यही चाहते हैं कि हमारा परिवार छोटा हो, हमारा परिवार जो है मतलब कि एक ही 2-4 लोग हों, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। अब तो सरकार की भी कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई, 2 बच्चे वाला सिस्टम आ गया, तो 2 बच्चों की वजह से भी लोग जो है परिवार छोटा हो ही जा रहा है ना। तो एकल परिवार की जब स्थिति आ जाएगी तो सिंपल सी बात, संयुक्त परिवार परिवर्तित होने लगेगा, है ना। उसके बाद एक चीज़ है क्रमिक एक विवाह से बना परिवार, सेरोगेट परिवार, पश्चिमी आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वैश्वीकरण, मैंने आपको बताया कि हर जगह वैश्वीकरण। लोग क्या है कि अपने घर से बैठे बैठे पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं, पूरी दुनिया की स्थिति के बारे में जानते हैं। और पूरी दुनिया की स्थिति के बारे में जानने का मतलब ये होता है कि लोग उस लाइफ स्टाइल को एब्जॉर्ब, मतलब कि खुद जो है धारण करने का प्रयास करते हैं, और उस चीज़ को दिखावे में संयुक्त परिवार को लोग जो है इग्नोर कर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि संयुक्त परिवार की कुछ विशेषता हैं, वही विशेषता उसकी कमियां भी हैं, और वही विशेषता उसकी कमियां हैं। आप भी कभी नोटिस करके आए होंगे घर पे, अभी कभी कभी आप पोस्ट देखते होंगे घर के कि गांव की याद आ रही है, अपना जो है मौसम अलग अलग बदलते हैं, मौसम के हिसाब से फसल बदलते हैं, फल फूल बदलते हैं, गांव का माहौल बदलता है, संयुक्त परिवार की याद आती होगी। लेकिन इतने सारी चीज़ों में आप ये भी नोटिस करते होंगे, जब आप वहाँ पर रहते होंगे तो उसकी कई समस्याएं भी रहती होंगी। कि होता क्या है ना, देखने में दूर से अच्छा लगता है, जब आप उस चीज़ को जाकर वहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो आपको वो अलग तरीके से नज़र आता है ना। कि जैसे पता चला कि आपको मज़ा आएगा, हरियाली देख करके बड़ा अच्छा लगेगा कि जंगल है, पेड़ है। 2 दिन रहिए, फिर उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा वहाँ पे। ये रियलिटी है ना। तो इन सब कारणों से संयुक्त परिवार जो है बदल रहा है।
बाकी कंक्लूज़न में आपको क्या सही लगता है, क्या नहीं सही लगता है, संयुक्त परिवार अच्छा है, संयुक्त परिवार बुरा है, संयुक्त परिवार होना चाहिए, संयुक्त परिवार नहीं होना चाहिए, ये सब आपका अपना विषय है कि आप उस पर क्या सोचते हैं, आपको किस तरह चीज़ें पसंद हैं, है ना। अब जैसे कुछ लोगों को संयुक्त परिवार में जो भावनात्मक लगाव है, वो भावनात्मक लगाव बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये भावनात्मक लगाव अच्छा है। अब उसी में कुछ चीज़ आपको बुरी भी लगेंगी, है कि नहीं, कुछ चीज़ें आपको बुरी भी लगेंगी। और जो कमियां मैंने बताया, अगर आप सच में एनालिसिस कर रहे होंगे और संयुक्त परिवार के बारे में सोच रहे होंगे, तो मैंने जितनी कमियां बताई हैं उन कमियों को तो आप समझ गए होंगे। आप जो मैंने विशेषता बताया उस विशेषता समझ गए होंगे। इस समझने का मतलब ये है, अगर आप संयुक्त परिवार बनाए रखना चाहते हैं तो आप बस इन कमियों को दूर कर दीजिए। पूरा दूर होता नहीं है, पूरी कमियाँ दूर होती नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। सामाजिक स्थिति में आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है मैथ की तरह 2+2 4 कर देंगे, तो इम्पॉसिबल है। कुछ कमियाँ रहेंगी, कितना भी आप दूर करेंगे, अब उसको आप एडजस्ट करना सीख जाइए। मतलब कि अगर आप इसको एक कंपटीशन के तौर से हट करके आईएएस के मेंस या उसके हट करके आप सोचेंगे, तो इस जो संयुक्त परिवार है इसकी जो उपयोगिता है ये नॉर्मल लाइफ भी, आपके व्यवहारिक लाइफ में भी है। मैंने जितनी चीज़ बताई ना, आप थोड़ा सा भी अस्थायी होकर सोचेंगे तो सारी कमी आपको दिख जाएंगी। जितने भी संयुक्त परिवार बदल रहे हैं एकल परिवार में, आप कमियां देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप कमियां दूर नहीं करेंगे तो कोई कमी बनी रहेगी, और कमी बनी रहेगी, बड़ी कमी अगर बनी रही तो संयुक्त परिवार पर नहीं रह सकता। आप कितना प्रयास क्या कर सकते हैं, कमियां दूर करनी पड़ेगी, आपको नया कुछ नहीं करना है। आप भारतीय समाज की तो विशेषता ही है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। तो इस कंक्लूज़न में आप देख लीजिएगा, मैंने 3 चीज़ें आपको बता दिया है। बाकी आपको किस तरह से आंसर लिखना है, चाहे आईएएस के एग्ज़ाम में लिखना, चाहे आपको ज़िंदगी में वो आंसर लिखना हो, आपको अगर लिखना है तो आप वो उसको कमियों को देखिए, सामाजिक मुद्दों को देखिए, कुछ करंट के मुद्दों को भी देखिए, है ना। इसमें तो कई और चीज़ें भी आ रही हैं कि अब तो कुछ नए चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं कि संयुक्त परिवार क्यों ख़राब हो रहा है। संयुक्त परिवार में जैसे मान लीजिए अब जो नए लोग हैं उनकी जो है स्वतंत्रता बढ़ जा रही है। देखिए, स्वतंत्रता बढ़ना अच्छी चीज़ है। मैंने आपको दिखाया ना संयुक्त परिवार में कि जो इनकी विशेषता थी वही इनके लिए कमी बन गई और वही इनके विवाद का कारण भी है। एक सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप जो विशेषता, जो अच्छी चीज़ है ना, उसको भी ध्यान देंगे, कहीं यही तो नहीं कमी बन रही है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़, कहीं यही तो नहीं कमी बन रही। जैसे कि मैंने दिखाया ना संयुक्त परिवार में आप देखिए एक बृहद परिवार, बड़ा परिवार, ये इसकी विशेषता है, लेकिन ये कमी भी है कि बड़ा परिवार है। भाई बड़ा परिवार तभी तो किसी को प्राइवेसी नहीं मिल रही है ना। कोई भी आके किसी को कुछ भी कह दे रहा है, किसी का सामान लेकर, साझा परिवार, साझी संपत्ति है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या होता, प्राइवेसी हनन हुई। स्त्री को स्थिति मैंने बताया आपको। तो इतने सारी चीज़ें में आप देखेंगे कि जब भी आप अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन हट करके व्यवहारिक ज़िंदगी में बात करें, तो व्यवहारिक ज़िंदगी में आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। और फोकस करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको जो अच्छी चीज़ है उसे खुश हो रहे हैं, नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है वो अच्छी चीज़ कब तक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ भी अच्छी चीज़ बने रहने का एक लिमिट है। जैसे मैंने कहा पितृसत्तात्मक समाज है ना, कि मतलब पिता की चलेगी संयुक्त परिवार में, वो पिता का चलना एक अच्छी बात है, लेकिन वो कब तानाशाही में बदल जाएगा ये गलत बात है। इस कमी मैंने दिखाया आपको, मैंने आपको कमी दिखाया ना। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको विशेषता बताया था, जो कि साझी संपत्ति अच्छी चीज़ है, साझी रसोई अच्छी चीज़ है, लेकिन उस साझी रसोई में अगर महिलाओं की या स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई फिर तो गलत चीज़ हो गई ना। साझी संपत्ति में अगर किसी का प्राइवेसी हनन हो जा रहा है फिर तो वो गलत चीज़ हो गया ना। मतलब जो अच्छी चीज़ है वो कब खराब हो जाए, ये समझदारी वाली बात है। लोग कभी कभी गलती क्या करते हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो मानते हैं हमेशा अच्छी रहेगी। नहीं, एप्लीकेशन जैसे बदलेगा वो बदल जाएगी। देखिए, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ लिमिटेशन कहाँ कहाँ पे है। मेरा अपना पढ़ाने का नज़रिया है। अब मैं दूसरे की तरफ पढ़ाता तो मैं भी भाई अपना अब तक ख़त्म कर दिया था, अब तक मेरा काम ख़त्म हो गया होता।
चीज़ें हो गई, लेकिन मैं आपको एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी इसका क्या उपयोग है। आप देखते होंगे भारतीय समाज इस समय ट्रांजिशन फेज़ में है। ट्रांजिशन फेज़ का मतलब ये है कि चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से, और इस बदलाव में भी एक ये भी है जो कि एक अलग मुद्दा है, संयुक्त परिवार, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट, ये पॉइंट जो है, ये कंपटीशन में उतना इम्पोर्टेंट है वो तो अलग बात है, इसका रियल लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप एहसास करेंगे, ठीक है ना। खैर आज का इतना मैंने ख़त्म कर दिया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्या होता है कैसे होता है।